हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। ये रहा आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पूछा जा रहा है आपके सामने, निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी आपके सामने चार शासकों के नाम दे रखे हैं, आपको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि इन शासकों का जो समय है वो क्या रहा है। लीजिए देखिए, ऑप्शन के अंदर रावल रतन सिंह है, महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है और महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा की हम बात करेंगे तो इनका जो टाइमिंग रहा है वह है 1433 से लेकर 68। महाराणा प्रताप की हम बात करते हैं तो इनका टाइमिंग है 1572 से लेकर, याद रखिएगा, 1597 ईस्वी। यदि हम राणा सांगा की बात करेंगे तो टाइमिंग रहा है 1509 से लेकर 1528। और यहाँ पर देखिए रावल रतन सिंह है, राणा रतन सिंह नहीं है। रावल रतन सिंह का जो टाइमिंग रहा है वह है 1302 से लेकर 1303। यानी कि ये आपके इन शासकों का टाइमिंग रहा, शासनकाल का समय रहा। अब आप कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए। तो आप कहेंगे सर इनमें सबसे पहले जो शासक बने वो है आपके रावल रतन सिंह, यानी कि ए आ जाएगा। उसके बाद में जो अगले हैं वो आपके सामने आ जाएगा सर। इनके बाद में जो राजा बने वो है आपके महाराणा कुंभा, यानी कि डी। इसके बाद में जो अगले राजा बने थे वो है आपके कौन, राणा सांगा। और उसके बाद में फिर कौन है, महाराणा प्रताप। यानी कि ADCB ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, डी इज ए करेक्ट आंसर। तो आजकल इसी प्रकार से बदलते हुए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। तो हमारी कोशिश यही रही है कि आगामी जितने भी सेशन हो सभी सेशन के अंदर आपको इसी प्रकार से बदलते हुए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाएं, ताकि आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो RPC द्वारा हो या RSSB बोर्ड द्वारा, वो आपके लिए बिल्कुल आसान इजी सा हो। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन लीजिए। ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आया आपके सामने। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित दुर्गों को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित दुर्ग हैं, उनको आपको निर्माण काल के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। कौन कौन से किला है, देखिए गागरोन का किला है। गागरोन का किला आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान के कौन से जिले में है, तो झालावाड़ के अंदर है। और इसका जो निर्माण है वो आप सब जानते हैं 12वीं शताब्दी के अंदर, याद रखिएगा, डोड परमारों द्वारा करवाया गया है। किनके द्वारा है, डोड परमारों द्वारा, याद रखिएगा। फिर आप देखेंगे तो जूनागढ़ का किला है, और जूनागढ़ का जो किला है वो आप सब जानते हैं 1589। 1589 के अंदर इसका कार्य शुरू हुआ था। और शुरू करने वाले कौन थे, तो आप कहेंगे सर महाराजा राय सिंह। कौन थे, याद रखिएगा, महाराजा राय सिंह। शिवाना की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर इसका जो निर्माण है वो हुआ है आपकी 10वीं शताब्दी में। कब हुआ है, 10वीं शताब्दी में। वर्तमान में जो शिवाना है वो आप याद रखेंगे कौन से जिले में है, बालोतरा के अंदर। फिर चूरू का किला है, आप सब जानते हैं कि चूरू का जो किला है उसका निर्माण हुआ है आपके 1739 ईस्वी के अंदर। और चूरू का किला वही है जहां से, याद रखिएगा, चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोले, वे बारूद, याद रखिएगा। ठीक है, अब इनको सही क्रम के अनुसार जमाना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, आप कहेंगे सर 10वीं शताब्दी वाला आ जाएगा, यानी कि आप कहेंगे सर वो आएगा शिवाना। ठीक है, शिवाना के बाद में फिर 12वीं शताब्दी के अंदर आ जाएगा आपके कौन सा, गागरोन। फिर ये आ जाएगा आपके 16वीं शताब्दी वाला कौन सा, जूनागढ़। फिर ये 18वीं शताब्दी वाला आ जाएगा आपके कौन सा, चूरू का किला। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर है DABC, ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बदलता हुआ पैटर्न इस प्रकार से है, ये निर्माण काल के अनुसार। इससे पहले क्वेश्चन राजाओं के शासन काल के अनुसार। ठीक है, आगे अगला लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करें। ठीक है, इसलिए अब हमारे जितने भी आगामी सेशन आएंगे वो इसी प्रकार के क्वेश्चनों की श्रृंखला होगी।
लीजिए, एकलिंग जी का मंदिर आपके सामने दे रखा है, हर्षद माता का मंदिर दे रखा है, किराड़ू का मंदिर दे रखा है और सच्चाई माता का मंदिर दे रखा है और सामने है आपके जिले। आप कहेंगे सर एकलिंग जी का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर बना हुआ है, तो आप कहेंगे सर वो तो बना हुआ है उदयपुर के अंदर। हर्षद माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है आभानेरी दोसा के अंदर, अक्सर हम पढ़ते हैं प्रतिहार कालीन मंदिर है ये। किराड़ू जो मंदिर है वो आप कहेंगे सर बना हुआ है हातमा गांव में, और हातमा गांव आप सब जानते हैं कहाँ पर है, बाड़मेर के अंदर। किराड़ू जिसका प्राचीन नाम है आपके किरात कूप, यहाँ पर आप पढ़ते हैं किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जिन्हें हम राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। फिर है आपके सच्चाई माता का मंदिर, सच्चाई माता का जो मंदिर है वो जोधपुर के अंदर है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। भाई एक के अंदर दो है, एक के अंदर दो है, ठीक है, इन दोनों में ही तो नहीं है, तो फिर सी या डी में से। फिर हर्षद माता बी के अंदर 4 है, बी के अंदर 4 है, याद रखें। इस प्रकार की जब क्वेश्चन आए तो आप पहले ये कोशिश करें जो आपको आ रहा है ना उसी को आप इन ऑप्शनों में रखें, क्या पता उसी से आपका आंसर निकल जाए। ठीक है, आगे अगला देखिए आपके सामने क्या कह रहा है, ये लीजिए अगला है आपके सामने सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। सूची फर्स्ट के अंदर आपके सामने दे रखे हैं पर्यटक स्थल और सूची सेकंड के अंदर दे रखे हैं आपके जिले। आपको मिलान करना है कौन सा पर्यटक स्थल जो है वो कौन से जिले में है। देखिए यहाँ पर दे रखी है आपके आना सागर झील। हम सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ये जो आना सागर झील है ये आपके अरुणराज द्वारा निर्मित है, याद रखिएगा 12वीं शताब्दी के अंदर, और ये कहाँ पर है, अजमेर में, याद रखेंगे। फिर है आपके माही बांध। अब माही बांध आपके राजस्थान के अंदर जिस गांव में है वो है बोरखेड़ा गांव, याद रखिएगा। बोरखेड़ा गांव जो है वो बांसवाड़ा में है। और माही बजाज सागर बांध की हम बात करते हैं तो राज्य का सबसे लंबा बांध है ये। मंचकुंड मंदिर की यदि हम बात करेंगे तो ये धौलपुर में है। मंचकुंड तीर्थ आपने जरूर सुन रखा होगा, जिसे हम तीर्थों का भांजा कहते हैं वो। और सित्ताबाड़ी, याद रखिएगा, सित्ताबाड़ी जो मेला है ये शहरिया जनजाति का कुंभ है। किसका है, शहरिया जनजाति का कुंभ। और ये जो मेला है ये सीताबाड़ी का, ये भरता है आपके केलवाड़ा में। केलवाड़ा जो है वो कहाँ पर है आपके, याद रखिएगा 12 में। लीजिए, तो ए के अंदर 3 है आपके सामने, ए के अंदर 3, इन दोनों में नहीं है, 2 को कट करिए। फिर है आपके सामने माही बांध, बी के अंदर ए है, बी के अंदर केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ए। ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आए तो आप कोशिश ये करें जो आपको आ रहे हैं पहले वो आप देखें। ठीक है, आगे अगला लीजिए, अगला क्या कह रहा है देखिएगा। राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं, नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर जो है उसका चयन करना है। यानी कि ये जो हमारा प्यारा राजस्थान है, ये जो हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के आसपास के अंदर हम बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं, तो देखो ये तो दिशा है उत्तर, ये है आपके दक्षिण, ये है पश्चिम और ये है पूर्व। देखिए उत्तर के अंदर जो राज्य सटा हुआ है वो तो है, याद रखिएगा, पंजाब। उत्तर के अंदर जो राज्य सटा हुआ है वो है पंजाब। उत्तर और पूर्वी से जो राज्य हमारे साथ सटा हुआ है वो है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। अच्छा, पूर्वी की तरफ से सटा हुआ है वो है यूपी। दक्षिण और पूर्वी की तरफ से सटा हुआ है एमपी। और दक्षिण पश्चिम की तरफ से है गुजरात। यानी हमारा जो राजस्थान है वो इन 5 राज्यों के साथ में क्या बनाता है, अंतर्राज्यीय सीमा, जिनमें से एमपी के साथ ये बनाता है 1600 जो सबसे ज़्यादा है, पंजाब के साथ बनाता है 89 जो कि सबसे कम है, हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर बनाता है, यूपी के साथ 877 बनाता है, गुजरात के साथ 1022, यानी टोटल जो है वो 4850 किलोमीटर जो है वो आपके इन राज्यों के साथ में क्या बनती है, अंतर्राज्यीय सीमा। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप जानते ही हैं वो पाकिस्तान के साथ है और वो है आपके 1070, यानी कि टोटल जो राजस्थान है वो याद रखिएगा 5920 किलोमीटर जो है वो क्या बनाता है, स्थलीय सीमा।
अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश लगाता है, गुजरात भी लगाता है, आपके पंजाब भी लगाता है, एमपी भी लगाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं लगाता है। इसका मतलब डी जो है वो तो नहीं है। तो डी जिस जिस ऑप्शन में है वो तो नहीं होगा। आप कहेंगे सर ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, कई बार ऐसे प्रश्न इस प्रकार से भी सोल्व करें। देखो हमारा उद्देश्य एग्जाम हॉल में बैठे यही है कि हमारा आंसर आना चाहिए। तो कई बार इस प्रकार से भी आप देखें कि जो गलत है वो किस किस में, तो फिर वो नहीं होगा, फिर बचा केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, हमें जितने तरीके हैं वो सारे अपनाने चाहिए। अगला अगला है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि RSRTC की बात है। RSRTC राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम जो है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1960 के अंदर है, 1962 के अंदर है, 1964 है या 1966 है? तो आप कहेंगे सर वो है आपके 1964। पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है RSRTC का, तो भी याद रखिएगा वो है आपके जयपुर। कहाँ पर है याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी। अगला लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है आपको। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। जहां सूची फर्स्ट के अंदर राष्ट्रीय पार्क और आपके अभयारण्य दे रखे हैं और सूची सेकंड के अंदर जिला दे रखा है, यानी कौन सा नेशनल पार्क या जो अभयारण्य है वो राजस्थान के कौन से जिले में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। पहला है केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय पार्क, यानी केवलादेव जो है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये तो है भरतपुर में। देखिए कंफ्यूजन के लिए दो शब्द हैं, एक तो है आपके देखिए केवलादेव और एक है आपके सामने केला देवी। हालांकि केवला देव जो है वो तो नेशनल पार्क है भरतपुर में, और केला देवी जो है वो सेंचुरी है यानी कि अभ्यारण्य है। कहाँ पर? ये करौली में, याद रखिएगा ये करौली में है, ये भरतपुर में। ठीक है, अगली बात नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये जयपुर के अंदर है। सरिस्का जो राष्ट्रीय पार्क है, हालांकि सरिस्का भी अभी अभ्यारण्य ही है। सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो हम अक्सर पढ़ते ही हैं, कहाँ पर है? अलवर के अंदर, वो आपके हरे कबूतरों वाला। रणथंबोर राष्ट्रीय पार्क, और ये हमारे राजस्थान का पहला नेशनल पार्क है जो कहाँ है? आपके सवाई माधोपुर में। यानी कि एक के अंदर तीन हो जाएगा, तो एक के अंदर तीन दो ही ऑप्शन में है। फिर है बी के अंदर ए हो जाएगा, बी के अंदर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। आगे अगला अगला है आपके सामने, लीजिए पूछा जा रहा है, चलिए दोनों इक्वेशन कर लेते हैं ना साथ में, दोनों ही दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न है कि भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है, और अगला क्वेश्चन है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। हालांकि सामान्य तौर पर ऐसे भी प्रश्न आपको पता है वन लाइनर के तौर पर आते भी हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है एक तो कि भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है। एकमात्र उत्पादक है वो टंगस्टन के अंदर है, बेरेलियम के अंदर है, चांदी के अंदर है, या वोलेस्टोनाइट के अंदर है। आप कहेंगे सर यहाँ ऑप्शनों के आधार पर यदि हम चर्चा करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके वोलेस्टोनाइट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। आप कहेंगे सर गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई आप सब जानते ही हैं 1722 या 1727 मीटर, जो भी आप कहेंगे, और कहां पर है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप सब जानते हैं, शिरोई। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या जो अभ्यारण्य है वो पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है।
यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क या अभयारण्य है जो पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? गन्ना राष्ट्रीय पार्क है, सरिस्का राष्ट्रीय पार्क है, नाहरगढ़ अभयारण्य है, या कुंभलगढ़ अभयारण्य है? आप कहेंगे सर हमारे राजस्थान के अंदर वर्तमान में पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जिसे हम जानते हैं वह है, याद रखिएगा, केवलादेव केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, नाम ही है इसका, केवलादेव गन्ना पक्षी विहार, जो कि कहाँ पर है? आपके भरतपुर में, याद रखिएगा। यही आपके हमारे यहाँ पर पक्षियों की सबसे बड़ी शरण स्थली भी है और सबसे बड़ी प्रजनन स्थली भी है, यानी पक्षियों के लिए बिल्कुल क्या है? स्वर्ग है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो भरतपुर है, ये हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल है जिससे रिलेटेड दो खास बातें हैं। कौन सी? एक तो याद रखिएगा 1981 1981 के अंदर इसे शामिल किया गया है रामसर साइट में, याद रखिएगा। किस में शामिल है? रामसर साइट में शामिल है। और 1985 के अंदर याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आए कि हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल, हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल जो कि रामसर साइट और विश्व धरोहर इन दोनों में शामिल है, वो एक ही मात्र है। कौन सा? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर, याद रखेंगे। अच्छा, ये जो केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये प्रसिद्ध है आपके साइबेरियन सारस सेतु, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कौन सा? केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर। अच्छा, इसके अंदर एक स्पेशल घास भी है। कौन सी घास है? वो घास है, देखिए, एंचा घास। कौन सी है? एंचा घास। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रखा है आपके वन रक्षक वनपाल जैसे एग्जामों में कि हमारे राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी घास है जिसमें अक्सर अक्सर पक्षी जो है, पक्षी उलझ कर मर जाते हैं, अक्सर पक्षी उलझ कर मर जाते हैं, वो आपके कौन सी घास है? तो एंचा घास। हालांकि यहाँ केवलादेव के अंदर साइबेरियन सारस आते हैं, तो इनकी एक मन पसंदीदा घास भी यहाँ पर है, उसका नाम है कुट्टू घास। कौन सी है? कुट्टू घास, याद रखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क या अभयारण्य जो है वो पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा गन्ना राष्ट्रीय पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जिसे हम केवलादेव गन्ना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। एक बार तो ये भी पूछ लिया गया कि इसका नाम केवलादेव गन्ना पक्षी विहार जो है वो किसके नाम पर है, तो याद रखिएगा ये है भगवान शिव के नाम पर। किसके नाम पर है? तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा, भगवान शिव के नाम पर है। ये आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर है, और वो जो है वो आपके कौन सा है? ये केवलादेव। और अभी हमने चर्चा की भी थी कि कंफ्यूजन के लिए हो सकता है कि ये आपको पूछे केला देवी। केला देवी जो है वो आपके कहाँ पर है? करौली के अंदर। और इनसे रिलेटेड प्रसिद्ध क्वेश्चन आप सुनते ही हैं। केला देवी की आराधना के अंदर याद रखिएगा कौन सा नृत्य होता है? लांगूरिया। क्योंकि केला देवी जो है इनका जो मेला है वो कौन सा है? लक्खी मेला है, याद रखिएगा। इसी लक्खी मेले का मुख्य आकर्षण जो है वो कौन सा होता है? लांगोरिया। ठीक है, चलिए आप ये एक कमेंट करके बताइएगा कि केला देवी का जो मेला है वो कब भरता है। यह आपके लिए क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। केला देवी का जो मेला है वो आपके कब भरता है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है जी, पसंद दिख ही रहा है आपको आराम से। चलिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो नशीराबाद क्रांति के संबंध में सत्य हैं। कौन कौन से कथन सत्य हैं, बस उनका चयन करना है आपको। लीजिए, सबसे पहली बात क्या कह रहा है? नशीराबाद, नशीराबाद क्रांति के बारे में बात हो रही। नशीराबाद आप सब जानते ही हैं, कहाँ पर है ये? अजमेर में। लीजिए क्या बात है, देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय सिपाहियों को नियंत्रित, यानी कि जो भारतीय सिपाही थे उनको नियंत्रित करने के लिए यूरोपीय सेना और बाहर से कुछ तोपें मंगवाई थी। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर,
ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे राजस्थान के जो एजेजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जब उनको 19 मई को ये सूचना मिलती है कि भारत के अंदर 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर विद्रोह हो गया है, तो उसके बाद में फिर यहाँ नशीराबाद के अंदर जो भारतीय सिपाही हैं उनको नियंत्रित करने के लिए बाहर से यानी कि यूरोप से सेना बुलाई थी और कुछ तोपें मंगवाई थी। ये कथन सत्य है। बी क्या कह रहा है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी को संदेह के कारण नशीराबाद भेजा गया था। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। पहले ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है, ये अंग्रेजों के जो शस्त्र रखे हुए थे उसकी देखरेख के लिए थी, लेकिन हम पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान के अजमेर के अंदर एक किला है जिसका नाम है आपके मैगजीन दुर्ग। उस मैगजीन दुर्ग की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन उसको हटाकर कहाँ भेज दिया गया था? याद रखिएगा, नशीराबाद। ये भी बात सही है। फिर अगली बात, चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई थी। बिल्कुल सही बात है ये भी। फिर डी है कि 28 मई 1857 को बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखानों पर नियंत्रण कर लिया था। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये भी बात सही है, क्योंकि हम पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर 1857 जो क्रांति है, उस क्रांति की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? तो आप कहेंगे सर क्रांति की शुरुआत हुई थी नशीराबाद से। कब हुई थी? तो याद रखिएगा 28 मई 1857 को। यानी कि यहाँ पर ये जो सारे कथन हैं ये सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो राइट होगा, जिसके अंदर ए बी सी और डी सारे कथन क्या हैं? सही है। ठीक है जी, आगे। यानी कि यहां पर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला लीजिए। अगला है आपके सामने, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, अग्नि नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? अग्नि नृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं? आपको बताने हैं। किसके बारे में? अग्नि नृत्य से रिलेटेड यहां पर चर्चा है। अग्नि नृत्य की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात कि राग और फाग के साथ अग्नि नृत्य का मिश्रण इस नृत्य की दुर्लभ और अनूठी क्या है? विशेषता है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। दूसरी बात, महिला और पुरुष दोनों इस नृत्य में भाग लेते हैं। आप कहेंगे नहीं सर, अग्नि जो नृत्य है वो केवल और केवल किसके द्वारा होता है? पुरुषों द्वारा। ये तो आप सब जानते ही हैं। यानी कि बी तो गलत है। तो बी तो देखो इसमें भी है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बी इसमें भी है तो यही ऑप्शन नहीं होगा, बी इसमें भी है तो यही ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर बचा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। मतलब आप एग्जाम हॉल के अंदर इस प्रकार से भी आप अपना सही आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि हम आगे देखते हैं। इस नृत्य की उत्पत्ति जो है वो बीकानेर की कत्रियासर गांव में हुई है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर। और अंगारों का जो ढेर होता है उसे क्या बोलते हैं? धूणा। यानी कि जहां पर ये अग्नि नृत्य करना है उस स्थान को बोलते हैं आपके, याद रखिएगा, धूणा। ठीक है, यानी कि यहां पर जो बात पूछी गई थी तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। अग्नि जो नृत्य है याद रखिएगा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आप याद रखेंगे जसनाती संप्रदाय। अच्छा, अग्नि नृत्य जब करते हैं तो दो घोष होते हैं। एक तो होता है रुस्तम जी, एक तो होता है रुस्तम जी, और एक होता है याद रखिएगा फतेह फतेह, फतेह फतेह, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर। अग्नि नृत्य याद रखिएगा। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला है आपके सामने, ये रहा। तारागढ़ जो कि अजमेर के अंदर है, उसके बारे में कौन से कथन जो हैं वो सत्य हैं, ये आपको बताना है। यानी कौन कौन से कथन जो है वो क्या है? सत्य है, ये आपको बताना है। बात हो रही है तारागढ़। तारागढ़ आप सब जानते हैं अजमेर में भी है और बूंदी के अंदर भी है, लेकिन यहां पर जिस तारागढ़ की बात हो रही है वो है तारागढ़ अजमेर। तो तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर के अंदर है उससे संबंधित है कि इसे गट बीठली या अजमेरू भी कहा गया है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर कि तारागढ़ जो दुर्ग है जिसका निर्माण 1113 के अंदर अजयराज चौहान ने करवाया था, इसीलिए याद रखिएगा क्या नाम था?
अजय और मेरू का मतलब होता है अरावली। अरावली की पहाड़ियों पर बना है, इसीलिए अजय मेरू। और याद रखिएगा बीटली की पहाड़ी पर है तो क्या है, बीटली की पहाड़ी पर बना हुआ गढ़ गढ़ बीटली कहलाया है। यानी कि ए जो है वो तो सही है। दूसरा है, कर्नल टोड के अनुसार ये दुर्ग चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय द्वारा निर्मित किया गया है। आप कहेंगे नहीं सर, इस किले के निर्माण के बारे में या तो आप ये पढ़ेंगे कि 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है वो अजयराज चौहान ने करवाया, या फिर कई ग्रंथों या स्रोतों के अनुसार आप ये पढ़ते हैं कि इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के अंदर अजय पाल ने करवाया। लेकिन ये तो कभी नहीं पढ़ते कि पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया। तो बी तो क्या है फिर, गलत है। आप कहेंगे सर बी यहाँ है, बी यहाँ है और बी यहाँ है, तो फिर ए के ऑप्शन है जहां बी नहीं है, अपने आप ही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये सोल्व करने का तरीका है। आगे देखिए, शाहजहां के शासनकाल के दौरान इस दुर्ग का संरक्षक जो है वो विठल दास गौड़ था। आप कहेंगे बिल्कुल सर, शाहजहां के समय की बात है ये। और दुर्ग की प्राचीर में याद रखिएगा 14 बड़े निगरानी टावर लगे हुए हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं बुर्ज। 14 बुर्जों वाला किला है, कौन सा, तारागढ़ अजमेर। तो यहाँ पर ए सी और डी सारे के सारे जो ऑप्शन हैं उसके अंदर बी गलत है, बाकी ए सी और डी सही है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्या कह रहा है, अगला आपसे पूछा जा रहा है, चांद बावड़ी आभानेरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो हैं वो सत्य है। चांद बावड़ी, याद रखिएगा विश्व की सबसे प्रसिद्ध बावड़ी, विश्व की प्रसिद्ध जो बावड़ी है उसे हम कहते हैं चांद बावड़ी, जो कि आपके कहां पर बनी हुई है, याद रखिएगा आभानेरी दोसा। कहां पर है, याद रखिएगा आभानेरी दोसा। तो इसका निर्माण किसने करवाया है, तो आप कहेंगे सर राजा चंद्र द्वारा स्थापित की गई, इसीलिए इसका नाम है चांद बावड़ी। ये सही है। इसका वास्तविक नाम जो है वो शोभा नगरी है, शोभा नहीं आभा नगरी के नाम से आप इसे जानते हैं। यानी कि बी जो है वो तो क्या है, गलत है। फिर अगली बात यह है कि पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल महीने में आभानेरी महोत्सव मनाया जाता है। आप कहेंगे सर आभानेरी जो महोत्सव है वो अक्सर हम देखते हैं सितंबर और अक्टूबर माह के अंदर मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में नहीं मनाया जाता, मतलब ये तो क्या है, गलत है। फिर है कि महोत्सव 2 दिनों तक आयोजित किया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर ए और डी जो है वो आपके सामने क्या है, करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा ए और क्या है, डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला है आपके सामने, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ आपके सामने आभूषणों के नाम है और एक तरफ आपके सामने अंग का नाम है। यानी आभूषण का मिलान करना है, शरीर के कौन से अंग से संबंधित वो आभूषण है। लीजिए कौन कौन से हैं आभूषण, देखिए कर्णदोरा है, नोगरी है, भंवरकड़ी है और पिंपल पत्ता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको क्या आ रहा है। जैसे आप कहेंगे सर कर्णदोरा कहाँ पहना जाता है, ये तो हमें आता है, ये है कमर के अंदर। भाई देखो कर्णदोरा है, 2-4 ही नाम है, कर्णदोरा है, सटका है, कणकती है और तागड़ी है। ये जो आभूषण है ये हमारे शरीर के जिस अंग से संबंधित हैं वो है कमर। बस इन 4 के अलावा कमर से संबंधित और कोई आपके आभूषण नहीं आता है। तो एक के अंदर 3 है। अब इस पूरे ऑप्शन के अंदर एक में 3 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा। तो ऐसे सोल्व करें आप। ठीक है, बाकी देखिए नौगरी जो है, नौगरी पढ़ेंगे तो एक नाम और आपके जहन में आएगा, क्योंकि एक तो शब्द होता है नौगरी, एक शब्द होता है नेवरी। नौगरी जो है वो तो आप याद रखेंगे कहाँ का आभूषण है,
तो आप कहेंगे सर हाथ का। लेकिन नेवरी जो है वो कहाँ का आभूषण है, तो आप याद रखेंगे पैर का। नोगरी और ये है नेवरी, ठीक है। तो इसका मिलान कर दीजिए हाथ से। भंवर कड़ी, भंवर कड़ी या जो आप नाम सुनते हैं बेसर, बेसर या बेसरी, बनी ठनी के नाक का आभूषण। तो भंवर कड़ी, बेसर, नथ वगैरह ये आपके सामने कहाँ का है, नाक का। पिंपल पन्ना जो है ये है आपके कान का। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है जी, आगे अगला लीजिए। अगला है आपके सामने, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से फिर सुमेलित करो, मिलान करो। एक तरफ है आपके सामने त्योहार और एक तरफ है महा। तीज है, होली है, अक्षय तृतीया और गणगौर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चारों चारों त्योहार आपके सामने। तीज की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि सर तीज दो है। एक तो छोटी तीज है जो कि आप श्रावण में आया करे, और एक बड़ी तीज है जो कि भादवा में आया करे। आप कहेंगे सर इन दोनों में से एक ही ऑप्शन में है। इसका मतलब यहाँ पर जिस तीज की बात हो रही है वह है श्रावणी तीज। श्रावणी तीज एक के अंदर 4 होगा, यानी कि ये और ये तो नहीं होगा, दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो बी होगा या फिर डी होगा। होली आप सब जानते हैं कि सर होली जिस माह में आती है वो है आपके फाल्गुन माह के अंदर। बी के अंदर इसमें है ए, इसमें है 2, तो आप कहेंगे सर फिर बचा ऑप्शन नंबर है ए। मतलब ऐसे हमें सोल्व करना है एग्जाम हॉल में, ठीक है। इसलिए बार बार मैं ऐसे आपको प्रैक्टिस के लिए। फिर अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जिसे हम कहते हैं याद रखिएगा आखा तीज। अक्षय तृतीया जो है वो क्या है आपके आखा तीज, यानी कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक क्या होंगे, बाल विवाह। अक्षय तृतीया आप सब जानते हैं वैशाख शुक्ल तृतीया, कौन से माह के अंदर है, वैशाख। और फिर आ गया गणगौर। गणगौर आप सब जानते हैं चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत तो चैत्र कृष्ण एकम से ही हो जाती है, तो कृष्ण पक्ष के 15 दिन हो गए और 3 ये शुक्ल हो गए। टोटल गणगौर जो है वो 18 दिन का पर्व है। टोटल कितने दिन का पर्व है ये, 18 दिनों का पर्व है ये, याद रखेंगे, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, लीजिए। हाँ, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सारे क्वेश्चन आज इसी प्रकार से हैं, क्योंकि अब बदलता हुआ पैटर्न ऐसे ही है, तो फिर प्रैक्टिस भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों के आधार पर ही करनी पड़ेगी। आगामी चाहे आरपीसी का एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड का एग्जाम हो। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान। जैसलमेर दुर्ग, शिवाना दुर्ग, घाघरोन दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग, यानी कि ये जो किले हैं ये किस प्रकार के आपके दुर्ग हैं, ये बात आपसे पूछी जा रही है, बताइएगा। बताइएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आजकल। अच्छा, अभी हमने किसी एग्जाम के अंदर ये भी देखा था, क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी था कि 4 किले दिए और पूछ लिया कि निर्माण के आधार पर इनका सही क्रम कौन सा होगा। तो समय समय पर जो है वो क्वेश्चन पूछने के तरीके जो हैं वो भी आपके सामने बदले जा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे ये भी। यहां पर क्या है, तो लीजिए सबसे पहले आपके सामने देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो बिंदु है उसमें देखिए एक तरफ तो आपके सामने दुर्ग दे रखा है और एक आपके सामने प्रकार दे रखा है, यानी कौन सा दुर्ग जो है वो किस प्रकार का है, यानी कौन सी श्रेणी का है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फिर आगे, यानी कि यहां पर आप मिलान करेंगे तो आप कहेंगे सर जैसलमेर जो दुर्ग है वो तो है आपके धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग का मतलब होता है ऐसा दुर्ग जो रेगिस्तान या मरुस्थल में बन रखा है। इसके एग्जाम्पल जैसे आप सुन सकते हैं, जूनागढ़ का किला है, नागौर का अई छतरपुर दुर्ग है, जैसलमेर का आप सोनार किला, ये सारे सारे क्या है, धानवन दुर्ग। शिवाना दुर्ग की यदि हम बात करेंगे तो याद रखेंगे शिवाना दुर्ग जो है वो बना हुआ है हल्देश्वर पहाड़ी पर। हल्देश्वर पहाड़ी जो है वो याद रखिएगा 56 की पहाड़ियों का हिस्सा है, मतलब
पहाड़ी और झाड़ियों का दुर्गम रास्ता है, इसीलिए हम इसे जिस श्रेणी के अंदर रखेंगे वो होगा आपके एरण दुर्ग। गागरोन दुर्ग आप सब जानते हैं कि आहू और कालिशी नदियों के संगम पर है ये, तो ये जल दुर्ग है, यानी कि इसे हम कहेंगे ओदक दुर्ग है ये। और जालोर दुर्ग फिर बचा क्या है, आप कहेंगे सर वन दुर्ग। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अब यहां पर हो सकता है कि शिवाना और जालोर, आप कहेंगे नहीं सर शिवाना जो है वो तो वन दुर्ग है और जालोर जो है वो एरण दुर्ग। हाँ, मतभेद हो सकता है, क्योंकि शिवाना और जालोर जो दुर्ग है वो हो सकता है आप अलग अलग पढ़ें, लेकिन यहां पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला लीजिए। अगला अगला क्या कह रहा है, अगला है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए, सुमेलित करिए। जहां एक तरफ है आपके सामने प्रजामंडल और एक तरफ सामने है व्यक्तित्व। आपको मिलान करना है कौन से प्रजामंडल से संबंधित कौन से व्यक्तित्व हैं, मिलान करना है। लीजिए, सबसे पहले है हाड़ौती प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। आप कहेंगे सर हाड़ौती प्रजामंडल है, तो नाम हो जाएगा आपके सामने कौन सा, बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। हाड़ौती है तो यहां पर नाम है आपके सामने नेनूराम शर्मा। लीजिए, मेवाड़ प्रजामंडल है, आप कहेंगे सर नाम है माणिक्यलाल वर्मा। जयपुर प्रजामंडल है कपूर चंद पाटनी। धौलपुर प्रजामंडल है कृष्णदत्त पालीवाल। अब हाड़ौती प्रजामंडल है 1934 के अंदर, मेवाड़ प्रजामंडल है 1938 के अंदर, जयपुर प्रजामंडल है 1931 के अंदर, और धौलपुर प्रजामंडल है 1936 के अंदर। तो हो सकता है कि इन चारों प्रजामंडलों के नाम देकर आपको पूछ ले निम्न में से कालानुक्रम के अनुसार जमाइए, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं आजकल थोड़ी सी ज्यादा है। तो ए के अंदर 3 था, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी 2 ऑप्शन। फिर आप देखेंगे मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा ए है, तो बी के अंदर ए केवल इसी में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपको जो आ रहा है पहले वो अप्लाई करना है। ठीक है जी, चलिए फिर। तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने ये जो बदलता हुआ पैटर्न है किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम इसी की प्रैक्टिस लगातार जारी रखेंगे। अगले सेशन में भी आपको कुछ इस प्रकार के और क्वेश्चन दिखाई देंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा आप सबको विदित है कि हम अभी हाल ही के अंदर जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ है इसका कर रहे हैं सॉल्यूशन। कुछ क्वेश्चन हमने पिछले सेशन के अंदर कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन जो है वो आज के सेशन के अंदर करेंगे। यानी जो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपके सामने 3-4 कथन दिए जाते हैं और फिर कहा जाता है कि निम्न में से दिए गए कथनों में से सबसे उपयुक्त जो कथन है उसका चयन कीजिए और कूट के आधार पर सही उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन को लेकर चर्चा कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने ये रहा। देखिए, क्वेश्चन है कि राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही जो कथन है उसका चयन करें। यहां पर जो बात है वो किसके बारे में पूछी जा रही है, राजस्थान के अरावली क्षेत्र के बारे में। अरावली जो एरिया है इसके बारे में कथन। लीजिए, पहला क्या कथन है कि उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों में है। यानी कि हम जब पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर ये जो अरावली है, ये अरावली जो है इसे हम पढ़ते हैं कि अरावली का विस्तार जो है वो इस प्रकार से है आपके राजस्थान में, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर है। और इसे 3 भागों में पढ़ते हैं, दक्षिण अरावली,
उत्तरी अरावली और बीच का भाग है मध्य अरावली। ये कह रहा है कि उत्तरी अरावली जो है इसका विस्तार आपके जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिलों में है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बात तो सही है। दूसरी बात, मध्य अरावली जो है वो अजमेर और जयपुर के बीच विस्तृत है। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है सर, मध्य अरावली का जो हिस्सा है वो अजमेर और जयपुर के बीच ही विस्तृत है। ठीक है, अजमेर और जयपुर के बीच। फिर है कि भोराट का जो पठार है वो उदयपुर के उत्तर में और कुंभलगढ़ और याद रखिएगा घोगुंदा के बीच स्थित है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, भोराट का जो पठार है हम पढ़ते भी हैं कि ये कुंभलगढ़ वे घोगुंदा के मध्य है। कुंभलगढ़ जो कि आपके कहाँ पर है, याद रखिएगा राजसमंद में, और घोगुंदा जो है वो कहाँ पर है आपके, तो आप कहेंगे सर उदयपुर में। मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। डी क्या कह रहा है कि इस पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है वो 500 मीटर है। आप कहेंगे सर इस पहाड़ी क्षेत्र की, मतलब यहाँ पर बात अरावली की हो रही है, और अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है आपके, याद रखिएगा 930 मीटर। कितनी है, 930 मीटर। मतलब डी जो है वो यहाँ पर क्या है, गलत है। इसका मतलब इस प्रश्न के अंदर कूट के आधार पर ए, बी और सी जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन आपके क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे लीजिए अगला, ए बी सी, यानी कि डी जो है वो क्या है, करेक्ट। लीजिए अगला है आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। यानी एक तरफ आपके सामने मुख्य रूप से नदी है और एक तरफ आपके सामने सहायक नदियों का नाम दे रखा है, आपको मिलान करना है। लीजिए देखिए, यहाँ पर बनास नदी, काली सिंध, लूनी नदी और माही है। इधर से परवन है, सुकड़ी है, जाखम है, कोठारी और मैनाल है। देखिए यहाँ पर है आपके सामने परवन। परवन नदी की हम बात करते हैं तो परवन नदी जिसकी सहायक नदी है वो है आपके, याद रखिएगा, काली सिंध की। क्योंकि काली सिंध नदी जो है वो स्वयं चंबल की सहायक है, लेकिन काली सिंध की सहायक नदी है आहू है, परवन है, आपके निमाज है ये। फिर ये शुकड़ी, शुकड़ी नदी आप सब जानते हैं किसकी सहायक नदी है, लूनी नदी की। जाखम जो है वो आपके किसकी सहायक नदी है, तो आप कहेंगे सर सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम होता है, किसकी है, माही की। फिर बचा क्या है, कोठारी, मेनाल, ये किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप कहेंगे सर ये है बनास की। ये किसकी हो जाएगी, आपके बनास की। ठीक है, तो यहां पर मेरे हिसाब से ऑप्शन हो गया होगा आपसे। चलिए आगे लीजिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। लीजिए, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। जहां सूची फर्स्ट के अंदर दे रखे हैं खनिज और सूची सेकंड के अंदर दे रखे हैं स्थान, यानी कौन से खनिज कौन से स्थान से संबंधित है, बताइए। जैसे यहाँ पर है तांबा, तांबा इनमें से कहाँ पर है, जावर राजपुर दरीबा में है, रेवंत भाकरी पहाड़ी है, मकराना है, या खेतड़ी सिंगाना। तो आप कहेंगे सर तांबा का मिलान कर दीजिए खेतड़ी सिंगाना, यानी एक के अंदर 4 है तो एक के अंदर 4, इसमें नहीं है इसमें नहीं, तो ऑप्शन बचे क्या है, केवल ए और डी में से होगा। फिर आप सब जानते हैं कि टंगस्टन जो है आप 100% जानते हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आप कहेंगे सर टंगस्टन जो है वो रेवंत या भाकरी पहाड़ी पर है, जो कि आपके कहाँ पर है, डेगाना के अंदर, नागौर जिले में। यानी सी के अंदर 2 है, सी के अंदर 2 इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बचा क्या है, केवल एक। लेकिन इसके अलावा देखो, शिष्य जस्ते की हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर झांवर और राजपुरा दरीबा है, याद रखिएगा। और संगमरमर की बात करेंगे तो मकराना है, सफेद संगमरमर के लिए मकराना प्रसिद्ध है। ये हो गया आपके सामने। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पेपर के अंदर आपको अब इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे, लेकिन कोशिश करें कि इस प्रकार से बिंदु हो तो आपको जो आ रहा है वो पहले वो अप्लाई करें, क्या पता उसी से आंसर निकल जाए जैसे अभी हमने सोल्व किया था। ठीक है, अगला लीजिए, अगला है आपके सामने एक बार फिर पूछा जा रहा है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से
सुमेलित करें। सूची फर्स्ट के अंदर बांध है और सूची सेकंड के अंदर जो है वो स्थान दे रखा है। आपको पहचानना है कौन सा बांध जो है वो कौन से स्थान पर या कौन सी जगह पर बना हुआ है। देखिए, बांध है राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज और माही बजार सागर बांध। तो आप कहेंगे सर राणा प्रताप सागर जो बांध है, राणा प्रताप सागर जो बांध है वो तो आपके कहाँ पर है? आप कहेंगे सर रावत भाटा। रावत भाटा जो है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़ में। फिर है जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो है वो आपके बोरावास में है। बोरावास स्थान जो है वो याद रखिएगा कहाँ पर है? कोटा के अंदर। फिर है कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है वो याद रखिएगा कोटा के अंदर है। और माही बजार सागर बांध जो है वो आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर बोरखेड़ा में। मतलब एक के अंदर दो है, पहले तो एक के अंदर दो, इसमें नहीं है रे, इसमें नहीं है, तो बचे ऑप्शन दो। फिर है आपके जवाहर सागर बांध जो है वो आपके बोरावास में है, यानी बी के अंदर ए है। तो ऑप्शन है केवल ए की, कौन सा? वो है बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, बी इज अ करेक्ट आंसर। तो ये आपके सामने बांध और ये आपके स्थान या फिर जिला याद रखेंगे। बोरावास में कौन सा है, रावत भाटा में कौन सा, बोरखेड़ा में कौन सा और कोटा। आगे अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन जो है वो आपको इसी प्रकार से पेपर में देखने को मिलेंगे। सूची फर्स्ट के अंदर झील है और सूची सेकंड के अंदर जिला है। लीजिए, यहाँ पर झील है और यहाँ पर क्या दे रखा है? जिला दे रखा है। सिल्लीसेठ झील है, पुष्कर झील है, डीडवाना झील है और लूणकरणसर झील है। देखिए, सिल्लीसेठ झील आप सब जानते हैं कि जिसे रामसर साइड के अंदर शामिल किया गया था, वो है आपके अलवर में। पुष्कर जो है वो आपके झील कहाँ पर है? अजमेर में। लूणकरणसर झील कहाँ पर है? आपके बीकानेर के अंदर। और डीडवाना जो है, हालांकि अभी नागौर ही जिला यहाँ दिया है, बाकी आप जानते हैं डीडवाना झील जो है वो स्वयं डीडवाना कुचामन जिले के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें एक के अंदर तीन है, तो एक के अंदर तीन इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन बचे दो। पुष्कर अजमेर के अंदर है, बी के अंदर ए है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने? सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला लीजिए, अगला क्या कह रहा है? अगला आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करें। यानी आपके सामने जो जिले दिए हुए हैं इनको पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में ही जमाना है। जैसे ये रहा राजस्थान, ये पश्चिम है, ये आपके पूर्व है। अब पश्चिम से पूर्व की ओर जमाना, ऐसे ही तो जमाना है इसको भाई, ऐसे ही तो जमाना है, तो ऐसे ही जमाना है तो जमा दो। देखो यहाँ पर है आएगा आपके कौन सा? जैसलमेर सबसे पहले। जैसलमेर के बाद में फिर कौन सा आ जाएगा? आप कहेंगे सर जोधपुर। जोधपुर के बाद में कौन सा आ जाएगा? आप कहेंगे सर अजमेर। अजमेर के बाद में कौन सा आ जाएगा? आप कहेंगे सर दौसा। दौसा के बाद में कौन सा आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर धौलपुर। यानी कि जैसलमेर किस में है? सी में। फिर आ जाएगा आपके जोधपुर यानी कि बी। फिर आपके सामने आ जाएगा अजमेर ई। फिर आ जाएगा आपके सामने दौसा डी। और फिर आ जाएगा धौलपुर ए। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, बी, ई, डी और ए। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सी इज ए करेक्ट आंसर। पूछने का जो तरीका है वो कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आगे आगे है आपके सामने सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से ही मिलान करें। सूची फर्स्ट के अंदर तो दे रखे हैं आपके सामने कुछ खिलाड़ियों के नाम, यानी खेल व्यक्तित्व से संबंधित। सामने दे रखा है कि उनका संबंध कौन से खेल से है। ये लो, कौन से खेल से है ये आपसे पूछा जा रहा है।
नाम चार खिलाड़ियों के देखिए, कृष्णा पूनिया है, अवनी लेखरा है, देवेंद्र झांझड़िया है और भुवनेश्वरी कुमारी है। सबसे पहले कोशिश करें कि आपको जो आ रहा है ना, बस वही आप देखें, आपको जो आ रहा है वही आप देखें। आप कहेंगे सर कृष्णा पूनिया का जो संबंध है वो है आपके, याद रखिएगा, डिस्क थरो से। किससे है? डिस्क थरो से। अवनी जो लेखरा है, इनका संबंध जो है वो याद रखिएगा वो है आपके पैरालंपिक शूटर से। देवेंद्र झांझड़िया का जो संबंध है वो है आपके भाला फेंक से। तो फिर बचा ही क्या है? फिर आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी इज ए करेक्ट आंसर। याद रखिएगा डी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर। लीजिए, पूछा जा रहा है आपसे, वाद्य यंत्र है अलगोजा, बजाने वाले निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2026 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है? बताइए। तो आप कहेंगे सर वैसे राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं 2026 के अंदर जो पद्मश्री मिले हैं, पद्मश्री, वो तीन व्यक्तित्व को मिले हैं। याद रखेंगे, उनमें से यहां पर पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से कलाकार थे जिनका संबंध अलगोजा से था और इनको पद्मश्री 2026 मिला। तो याद रखिएगा वो है आपके तग्गाराम भील। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? डी इज ए करेक्ट आंसर। अब यहां पर एक कमेंट करके बताइए अलगोजा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। अलगोजा जो है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? बाकी आप सब जानते हैं कि अलगोजा को बजाने के लिए जो व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं सबसे ज्यादा वो है रामनाथ चौधरी, क्योंकि रामनाथ चौधरी ने इसी अलगोजा को नाक से बजाया था, नाक से बजाया। याद रखिएगा। हाँ, तो 2026 के अंदर जो पद्मश्री मिला है तो वो तीन व्यक्तित्व थे, गफरुद्दीन मेवाती जोगी आपके, एक आपके तग्गाराम भील और एक याद रखिएगा ब्रह्मदेव जी महाराज। तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2026 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, हमारे राजस्थान के व्यक्तित्व। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला है आपके सामने, ये रहा। अगला क्या पूछा जा रहा है? अगला है राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। लीजिए, मत्स्य संघ, आप कहेंगे सर दो डेट पढ़ते हैं, 17 या फिर 18 मार्च 1948। फिर है संयुक्त राज्य राजस्थान का निर्माण। संयुक्त जो राजस्थान संघ है ये बना है आपके सामने कब? तो आप कहेंगे सर संयुक्त राजस्थान संघ का जो गठन है वो हुआ है आपके 18 अप्रैल 1948। फिर है आपके सामने राजस्थान संघ। राजस्थान संघ का जो गठन है वो हुआ है आपके 25 मार्च 1948। और फिर है ग्रेटर यानी कि वृहत राजस्थान निर्माण, जिसका गठन हुआ है 30 मार्च 1949। यानी यदि हम क्रम की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपको पता ही है कौन सा आ जाएगा भाई। सबसे पहले मत्स्य संघ आएगा ए, फिर उसके बाद में कौन सा आएगा सी, फिर कौन सा आएगा बी और फिर कौन सा आएगा डी। तो ए सी बी डी यही होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा बी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपके सामने कोई भी चार घटनाएं देकर आपको उनका क्रम पूछ लेता है, जिसे हम कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करिए, इस क्वेश्चन को ज्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है। चलिए ठीक है, याद रखेंगे। अगला अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। अगला है आपके सामने और भी शानदार और भी बेहतरीन सा क्वेश्चन। लीजिए, ये रहा।
पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित कृषक आंदोलनों को उनके घटित होने के काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। आपके सामने 4 किसान आंदोलन दे रखे हैं, इनको कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप कहेंगे सर व्यवस्थित कर दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए बिजोलिया कृषक आंदोलन, बिजोलिया कृषक आंदोलन की जो शुरुआत है वो हुई थी 1897 और प्रथम चरण चला था 1897 से लेकर 1915। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिजोलिया कृषक जो आंदोलन है, हम सब जानते हैं कि राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन है। राजस्थान का क्या है ये? प्रथम कृषक आंदोलन, याद रखिएगा, प्रथम कृषक आंदोलन। ठीक है। फिर उसके बाद में है आपके मेव किसान आंदोलन। आप सब जानते हैं कि मेव किसान आंदोलन जो है वो हुआ था 1932 के अंदर। 1932 में एक संस्था गठित हुई थी, अंजुमन खादिम उल इस्लाम मोहम्मद हादी द्वारा, उसके द्वारा ये मेव कृषक आंदोलन चलाया गया था। और हम ये भी पढ़ते हैं कि मेव एक मुस्लिम जाति है, आगे चलकर सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया था। ठीक है। उसके बाद में फिर है भरतपुर कृषक आंदोलन। आप कहेंगे सर 1931, याद कीजिए 1931 भोजी लंबरदार, भोजी लंबरदार द्वारा आंदोलन किया गया था ये। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपके 1931 1931 के अंदर। और फिर है आपके अलवर किसान आंदोलन जिसकी शुरुआत 1921। और फिर अलवर किसान आंदोलन के अंदर आप पढ़ते भी हैं कौन सी वो घटना है ना, 14 मई 1925, याद रखिएगा, निमोचना हत्याकांड। ठीक है। तो अब इनको क्रम के अनुसार जमा दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सबसे पहले जो आएगा वो आपके सामने कौन सा है भाई? सबसे पहले तो बिजोलिया ही होगा। बिजोलिया के बाद में फिर कौन सा होगा? ये अलवर वाला होगा डी। उसके बाद में फिर भरतपुर वाला होगा, फिर आपके कौन सा होगा? मे वाला। तो ए डी सी बी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे आप। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। लीजिए, तो ये था आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन की खास बात ये रही, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे वो बिल्कुल बदलते हुए पैटर्न के आधार पर है, कालानुक्रम के अनुसार, पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसके अलावा ज़्यादातर कथन और सही कूट का मिलान करिएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन तो यहीं रोकते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार कल एक और सेशन के साथ, जहां पर और भी जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस प्रकार जो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर पूछे जा रहे हैं इनका करेंगे हम सॉल्यूशन, ताकि आगामी जो भी एग्जाम हो, चाहे आरपीसी द्वारा चाहे आरएसएसबी बोर्ड द्वारा, उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो है वो आप आराम से कर पाए। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।